हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और हम पढ़ेंगे कि आरबीआई की ऑटोनॉमी हमारी कैसे कम हुई है। अभी एक रिपोर्ट आई है कि 89 जो सेंट्रल बैंक्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो हमारे लीडिंग सेंट्रल बैंक है, उसमें ये लिस्ट इंडिपेंडेंट हमारा आरबीआई है। ओके, तो बात ये है कि आरबीआई का हम कुछ फंक्शन देख लेते हैं। तो सर, आरबीआई का फंक्शन ये है कि जितने भी नोट हैं उसमें से 1 रुपए का नोट आप निकाल लीजिए, प्लस जो क्वाइन हमारे मिंट होते हैं, ठीक है। तो जितने भी नोट है एक्सक्लूडिंग 1 रुपए की नोट, वहां पे क्या होगा कि ये आरबीआई प्रिंट करेगी। ओके, और क्वाइन और 1 रुपए का नोट जो होगा ये हमारा करेगा इंडिया गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मिंट करेगी। दूसरा सर हमारा काम है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। सर बात ये होती है कि बैंकर्स गवर्नमेंट का बैंकर कैसे हो सकती है, क्योंकि सर क्या होता है कि WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, उसकी क्या, ये जो हमारी इंस्टीट्यूशन होती है, हमारा गवर्नमेंट इसकी सिग्नेटरी होती है, आरबीआई नहीं होती है। लेकिन आरबीआई का क्या करती है, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट वो WTO, वर्ल्ड बैंक और IMF से कम्युनिकेट करती है। उसके बाद आप देख सकते हैं सर, कस्टोडियन टू कॉमर्शियल बैंक डिपॉजिट। सर बात ये होती है कि जितने हमारा शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होते हैं, ये CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, इस तरह से कुछ हमारा नॉर्म्स है, जिसकी कुछ पैसा, अपने डिपॉजिट का कुछ पैसा, कुछ परसेंट हमारे आरबीआई के पास रखते हैं, ताकि कभी भी बैंकरप्सी आए इन बैंकों में तो उसको सॉल्व कर दिया जाए ये पैसा देकर। इसके बाद जो फॉरेक्स रिजर्व होता है सर, ओके, जो फॉरेक्स रिजर्व होता है बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारी बाहर की करेंसीज होती हैं, जैसे हमारा यूरो हो गया, ओके, उसके बाद हमारा डॉलर हो गया, जो फुल कन्वर्टेबल हमारी करेंसी होती है बड़ी बड़ी इकोनॉमी की। तो ये क्या होता है, ये फॉरेक्स रिजर्व होता है, ये भी हमारा आरबीआई इसको मेंटेन करके रखती है। इसके बाद आप देख सकते हैं सर कि ये क्रेडिट कंट्रोल होता है। बात ये है कि हमारे यहाँ दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी होती है फिजिकल पॉलिसी। सर फिजिकल पॉलिसी का सीधा सीधा काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, वेलफेयर पे कितना पैसा डालना है, इकोनॉमी स्लो डाउन जा रही है, जरा फिजिकल पॉलिसी बढ़ाओ, पैसा डालो इसमें, मनरेगा को बढ़ाओ, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ ताकि स्लो डाउन हो तो उसको कवर कर सकें, फिजिकल पॉलिसी है। सर मॉनेटरी पॉलिसी का सीधा काम होता है आरबीआई का, आरबीआई इसका काम करती है। तो अभी आपने देखा होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी की हमारी कमेटी बना दी गई है, जिसमें ये देखा गया है, पहले ये जान लेते हैं कि सर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी क्यों चलाती है। मेनली इसका सोल काम होता है, ओके, कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट कर सकें, महंगाई ज़्यादा ना हो, ठीक है, प्रो पुअर इसकी स्कीम चलती है, आरबीआई हमारा इंक्लाइंड होता है। लेकिन इससे क्या होता है कि सर जैसे आरबीआई ने हमारा इसमें एक हमारा रेट होता है सर, रेपो रेट, ओके, रेपो रेट को यदि आप कम करोगे ना, रेपो रेट कम करोगे तो मतलब आपको लोन सस्ता मिलेगा, लोन सस्ता मिलेगा तब क्या करोगे, ज़्यादा पैसा उधार लोगे आप बैंक से और ज़्यादा पैसा खर्च करोगे। इससे क्या होता है कि ये जनरल ट्रेंड देखा गया कि इन्फ्लेशन हमारा इंक्रीज कर जाता है, ओके। और यदि आप रेपो रेट को बढ़ाते हो तो क्या होता है कि इन्फ्लेशन को टारगेट कर रहे हो आप। तो ये क्या हो रहा था कि जो हमारा आरबीआई का इन्फ्लेशन था, ये ज़्यादा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में था, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हमारा ग्रोथ क्या हो रही थी कि हैम्पर हो रही थी। इसीलिए हमारा क्या बना दिया, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना दी गई ताकि हम ग्रोथ और इन्फ्लेशन को साथ साथ लेके चलें, ओके। तो आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे भी इनका पावर को कर्व कर दिया गया है, जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी बना दी थी, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी हुई है, प्लस जो गवर्नमेंट का जो हमारी गवर्नर अपॉइंट होती है आरबीआई की, तो सर इसमें क्या होता है कि ये सोल गवर्नमेंट के प्लेजर पे चलती है, ये कभी भी हटाए जा सकते हैं, लेकिन इनका टेन्योर 5 साल से ज़्यादा ये गवर्नर नहीं रह सकते हैं। और आरबीआई में बहुत सारी वैकेंसीज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाता है। अब देखिए सर, हमारा अगला योजना आती है लकी ग्राहक योजना या डिजी धन व्यापार योजना। सर इसमें क्या है, इसमें बनियागिरी करना है, इसमें आपको क्या करना है कि लोगों को डिजिटल पेमेंट का जो ऐप है, मान लीजिए भीम ऐप है, उससे आप जोड़ेंगे ना, 50 रुपये 100 रुपये आपको मिल जाएगा। तो कितना मिलेगा, 50 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक आपको पैसा आएगा। 2 लोग जुड़े, 4 लोग जुड़े, 6 लोग जुड़े तो ज़्यादा पैसा आपको मिलेगा। और ये केवल आम जनता नहीं कर सकती है, इसको जो बड़े बड़े व्यापारी हैं उसको भी कर सकते हैं। तो सर इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिजी धन मेला लगाएंगे, ओके, 24 जगह पे, ताकि लोगों को एजुकेट कर सकें, डिजिटली लिटरेट बना सके उनको, ओके। और वहाँ पे उनको सिखा सकते हैं कैसे पैसा ट्रांसफर करते हैं ऑनलाइन। अब देखिए सर, हमारा अगला बात आती है, और यही नहीं, उनको कॉमन सर्विस जो सेंटर खोले जा रहे हैं हमारे विलेजेस में, वहाँ पे भी इनको डिजिटली लिटरेट किया जाएगा। और जिस जगह पे 1 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे 2 POS इंस्टॉल किए जाएंगे, पॉइंट ऑफ सेल इंस्टॉल किए जाएंगे,
अब देखिए सर, हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक का। सर बात ये है कि आपको पता होगा कि मनी लेंडिंग जो है बहुत खतरनाक है हमारे यहाँ इंडिया में, क्योंकि क्या होता है कि जहाँ पे हमारा शेड्यूल कमर्शियल बैंक, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, इनका यदि पेंट्रेशन वहाँ पे नहीं है, और ये कहाँ पे नहीं है, जहाँ पे हमारे विलेज हैं, रिमोट एरियाज है, वहाँ पे शेड्यूल कमर्शियल बैंक का हमारा पेंट्रेशन नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो वाइड है दैट इज फुलफिल बाय द मनी लेंडर्स। ये मनी लेंडर्स उसको फुलफिल करते हैं, और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो मनी लेंडर्स होते हैं इनका ब्याज चलता है महीने के अकॉर्डिंग, साल के अकॉर्डिंग नहीं चलता है। और महीने के अकॉर्डिंग कहीं कहीं तक केस देखा गया है कि 50% तक ये लोग ब्याज ले लेते हैं पूरे साल में। इसकी वजह से क्या होता है कि जो छोटे मोटे हमारे किसान होते हैं ये लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और जो लोग पावरफुल हैं हमारे गांव में, जिनके पास लैंड ज़्यादा है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रॉपर नहीं है। ओके, और एक प्रिंसिपल बताऊं तो गलत नहीं होगा, 20-80 का प्रिंसिपल। 20% लोगों के पास ही हमारी 80% जमीन है, और 80% लोगों के पास 20% जमीन है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो 20% वहाँ पे लैंडलॉर्ड है, ये 80% जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल किसान है इनको पैसा घुमाते रहते हैं ब्याज पे। जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस शेड्यूल कमर्शियल बैंक वहाँ पे होता है तो वहाँ पे एक आसान दरों पर क्रेडिट एग्रीकल्चर के लिए क्रेडिट दी जाती है। ओके, तो ये उनको नहीं मिल पा रहा है। प्लस इंश्योरेंस की फैसिलिटी होती है, क्रॉप इंश्योरेंस की, ये नहीं मिल पा रहा है। तो सर इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने बनाया स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। सर ये क्या करेगी, ये लोन भी देगी और डिपॉजिट भी लेगी। इसको याद रखें, ये लोन भी देगी। किसको देगी सर, स्मॉल और मीडियम स्केल जो हमारे इंटरप्राइजेज हैं इनको लोन देगी, और प्लस डिपॉजिट भी ये ले सकती है। ठीक है, तो सर हमारे एक नचिकेत मोर साहब थे, इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि सर आप जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है इसको आप बनाइए। ठीक है, तो अभी 2 बैंक निकल के आई हैं इसमें, सर्वोदया और उत्कर्ष। ठीक है, इन्होंने किया है अपना स्मॉल फाइनेंशियल बैंक खोला है। अब बात सर ये है कि ये लोग पता है इंटरेस्ट रेट जो दे रहे हैं सेविंग अकाउंट पे 6% दे रहे हैं, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक 4% ही दे रही है। तो लोग क्या करेंगे कि ये यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा पैसा जमा करेंगे किसमें, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में। और सर मेन और सोल इशू, पहली बात तो मनी लेंडिंग को कर्व करेंगे ही, और शेड्यूल कमर्शियल बैंक जितना आप खोलेंगे तो इसका एक फायदा आपका होता है, क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन। भाई घर में आप यदि आप बर्तन में भर के पैसा रखे हो या जमीन में गाड़ के रखे हो तो इकोनॉमी में फ्लो हो नहीं रही है, तो उसकी वजह से कोई जो प्रॉफिट होना चाहिए वो तो हो नहीं रहा है। जो 100 रुपये आपके पास रखा हुआ है आपके अलमारी के सेफ में, तो 100 रुपया ही है। ओके, और डे बाय डे घट रहा है क्योंकि उस पर इन्फ्लेशन भी तो ऐड हो रहा है ना। तो जैसे आप पैसा बैंक में डालेंगे तो बैंक से कुछ व्यापार होगा उसमें, जिससे क्या होगा कि आपको उस पर कुछ प्रॉफिट भी मिलेगा और इंडिया गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। ये बोलते हैं हम क्या, फाइनेंशियल इंक्लूजन सर। अब देखिए जो हमारे जो स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है ये क्या करती हैं और कैसी होती हैं। सर बेसिकली एक छोटे से डेमोग्राफिक जो हमारी जगह होती है पॉपुलेशन पे ये कवर करती हैं। ठीक है, और ये लेंडिंग करती हैं वीकर सेक्शन को। ओके, और ये लेंडिंग करेंगे बेसिकली माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को करेंगी, और ये डिपॉजिट भी ले सकती हैं और लोन भी दे सकती हैं। अब सर क्या मैं खोल सकता हूँ क्या स्मॉल फाइनेंशियल बैंक? ना जी। तो बताओ कि पहली क्राइटेरिया है 10 साल का फाइनेंशियल आपको बैंकर का एक्सपीरियंस है? हाँ है। आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं? नहीं, 100 रुपए हैं तो निकल लो जरा पतली गली पकड़ के, तुम नहीं खोल सकते। जब 100 करोड़ रुपए होगा तब आना। तो 10 साल का फाइनेंशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 100 करोड़ रुपए होना चाहिए। ठीक है, और ये लेंडिंग आपको बता दिया कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज को करती हैं, प्लस एग्रीकल्चर को करती हैं, और ये आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकती हैं, इंश्योरेंस भी और पेंशन भी कर सकती हैं। तो भाई मान लो 100 करोड़ रुपए मेरे पास आ गए, तो क्या मैं इसको फुल फ्लेज बैंक बना सकता हूँ SBI की तरह? हाँ जी बिल्कुल, आप बना सकते हो फुल फ्लेज बैंक। ठीक है, इसको हम आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद सर अगला कॉन्सेप्ट हम आता है ट्रेड रिसीवल डिस्काउंट सिस्टम। सर इसमें क्या है, ट्रेड रिसीवल का मतलब ये होता है सर कि आपने, देखिए मैं एक छोटा सा इंडस्ट्री वाला आदमी हूँ जो मतलब कि रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूँ। ठीक है, हमारा मीडियम स्केल मेरी इंडस्ट्री है और मैं रॉ मटेरियल सप्लाई करता हूँ स्टील कंपनी को। अब क्या होता है कि जो ट्रेड रिसीवल होता है ना, कि किसी टाइम में कितना पैसा आपने रिसीव किया, किसी एक टाइम में कितना पैसा आप रिसीव किया, इसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवल। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे आपकी टेक्सटाइल सेक्टर हो गया, ओके, और आपकी स्टील सेक्टर हो गया, तो जो छोटे छोटे वहाँ पे मीडियम स्किल वाले लोग हैं जो उनको सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई चेन में जो लोग हैं, इनको पैसा टाइम पे नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए जो छोटे हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये जहाँ से पैसा ये उठा रहे हैं,
जैसे बेसिकली ऐसे समझिए कि यहाँ से ये फार्मर से पैसा इन्होंने उठाया, ओके, रॉ मटेरियल उठाया, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्मॉल स्केल और मीडियम के, और इन्होंने बड़े को फीड किया। जैसे जो स्टील का जो पूरे इंडिया में जिसका व्यापार है, तो अब क्या हो रहा है कि जो स्टील वाला जो पैसा है यही पैसा नहीं लौटा रहा है जो छोटे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तो ये कैसे पीछे लौटाएंगे? तो ये हमारा आ रहा है ट्रेड रिसीवेबल की प्रॉब्लम हमारे यहाँ चल रही है, ठीक है। इससे हमारा क्या बिजनेस हार्म हो रहा है। उसके बाद देखिए सर, हमारा नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी आई है इंडियन रेलवे की। बात ये है कि सर कि 2015 के पहले 4 सालों तक इंडिया रेलवे क्या बना रही थी, 10 से 12% की प्रॉफिट बना रही थी, लेकिन 2015-16 में ये देखा गया कि 4.5% ही रेवेन्यू का ग्रोथ हुआ इनका। तो इन्होंने कहा कि नॉन फेयर लगाना। अब जरा इसका हेडिंग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी मतलब कि आप फेयर से पैसा नहीं बनाएंगे, किसी और तरीके से बनाएंगे। तो कैसे बनाओगे सर? अच्छा, रेवेन्यू से पैसा बना रहे थे, कितना उससे बना, मालगाड़ी से कितना पैसा बन रहा है? तो मालगाड़ी से इनका 60% पैसा बनता है, 40% किससे बनता है आपका, जो हम लोग ट्रेवल करते हैं, जो इंसान ट्रेनों में बैठकर ट्रेवल करते हैं, ठीक है, इससे 40% पैसा बनता है। सर फ्रेट से पैसा ज़्यादा क्यों बनता है 60%? क्योंकि पहली बात तो उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है मालगाड़ी की, और वहाँ पे AC, पंखा, TT इनकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो जो वहाँ पे लॉजिस्टिक का खर्च होता है वो हमारा खर्च कम हो जाता है। अब देखिए सर कि जो नॉन फेयर पॉलिसी, इसमें क्या करेंगे कि स्टेशन को वोडाफोन को बेच दिया जाएगा। अब बेचा नहीं जाएगा, मतलब कि आप लीजिंग कर दी जाएगी एडवर्टीजमेंट करने के लिए कि 4 साल के लिए आपके पास रहेगा ये, ओके। प्लेटफॉर्म की लीजिंग की जाएगी, बैंक को दिया जाएगा आप यहाँ पे ATM खोलिए। तो इससे क्या होगा, कुल मिला के जब आप ATM खोलते हैं या वहाँ पे पिज़्ज़ा और डोमिनोज खुलता है, तो क्या होगा कि जो वहाँ पे कस्टमर हैं उनकी सर्विसेज वहाँ पे बढ़ जाएगी, और इससे क्या होगा कि नॉन फेयर रेवेन्यू पॉलिसी है, इससे पैसा आएगा किसके पास, रेलवे के पास। तो ये रहा कुछ करंट अफेयर्स के हमारे टॉपिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।